चलिए बच्चा, आज हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमसे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। बिल्कुल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे आप लोगों के आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर ना कर पाए। क्लियर है बात। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है हमसे, चलिए बात कर लेते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है तो वो हमेशा हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है। या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा हमेशा के लिए मोशन में रहना चाहती है। क्लियर है बात। लेकिन ऐसा आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। क्लियर। रेस्ट में तो देखने को मिल जाता है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन मोशन वाला एग्जाम्पल जल्दी से आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये एक आधी अधूरी डेफिनेशन है। इसकी पूरी डेफिनेशन को समझिए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है हमेशा हमेशा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है हमेशा हमेशा। इसके पीछे कंडीशन जुड़ी हुई है। कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सरफेस जो है हमारी वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। सरफेस शुड बी फ्रिक्शनलेस। क्लियर है बात। सरफेस हमारी फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। फ्रिक्शनलेस मतलब बहुत स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, कोई भी उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी खुरदरापन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ऊबड़ खाबड़ सरफेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सरफेस। क्लियर। अगर हमारी सरफेस बिल्कुल स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस है तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगी। अगर मोशन में है तो हमेशा हमेशा मूव करती रहेगी, मोशन में रहेगी। क्लियर। एक कंडीशन तो ये है। अच्छा, फ्रिक्शनलेस सरफेस, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस ना हो तब क्या होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हैं, आपने बहुत बार ये देखा है, क्रिकेट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास क्रिकेट की बॉल जब हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं क्रिकेट की बॉल को, तो कुछ टाइम बाद रुड़कते रुड़कते क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद वो खुद ब खुद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो जिस सरफेस पर वो मूव कर रही है हमारी क्रिकेट की बॉल, वो सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज़ बहुत है, वो सरफेस हमारी फ्रिक्शनलेस नहीं है। वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खुरदरापन, रफनेस बहुत ज़्यादा है। तो खुरदरापन यानी फ्रिक्शन है वहाँ पर। क्लियर। खुरदरापन है यानी इरेगुलरिटीज़ है। अब फ्रिक्शन क्या करता है, ये खुरदरापन क्या करता है, जिस डायरेक्शन में हमारी बॉल मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, जिस फोर्स की वजह से हमारी बॉल धीरे 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 रुक जाती है। क्लियर है। अगर सरफेस पर फ्रिक्शन है तो हमारी बॉल रुक जाती है। तो हमारी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ही एप्लीकेबल है, विद फ्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर सरफेस के पास फ्रिक्शन है यानी इरेगुलरिटीज़ है, रफनेस है, तो वहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। एक कंडीशन तो ये है कि अगर हमारी सरफेस फ्रिक्शनलेस यानी बिल्कुल स्मूथ सरफेस का एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं। स्मूथ सरफेस का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई मिरर है ना, मिरर बहुत शाइनी होता है, बहुत स्मूथ होता है। अच्छा, मिरर के ऊपर भी आप ऑयल डाल दीजिए, है ना, ऑयल, तो ये और ज़्यादा चिकना हो जाएगा, और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप 1 किलोमीटर का मिरर का एक ट्रैक बनाइए। क्लियर। 1 किलोमीटर का मिरर का ट्रैक बनाइए, उसके ऊपर ऑयल डाल दीजिए, बहुत आपकी सरफेस कैसी हो जाएगी, लगभग इस फ्रिक्शनलेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, है ना, लगभग स्मूथ हो जाएगी। फ्रिक्शन थोड़ा बहुत अभी भी रहेगा। क्लियर। लेकिन हाँ, एक अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छी फ्रिक्शनलेस सरफेस आप बना सकते हैं। मिरर के ऊपर ऑयल डाल के सरफेस हमारी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। अब उस 1 किलोमीटर के ट्रैक पर आप बॉडी को पहले तो रख दीजिए, तो बॉडी हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगी, और उस बॉडी को हल्का सा फोर्स लगाकर मूव करा दीजिए, बहुत हल्का सा फोर्स। तो वो 1 किलोमीटर के ट्रैक पर जब तक कि सरफेस आपकी स्मूथ रहती है यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस रहती है, यानी पूरे 1 किलोमीटर के ट्रैक पर वो मूव करती रहेगी, 1 किलोमीटर के ट्रैक पर मूव करती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। क्लियर। बात समझ में आई। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए सरफेस आपकी कैसी होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाना आपको।
कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब तक आप उस बॉडी के ऊपर नहीं लगाएंगे तो बॉडी हमेशा हमेशा के लिए आपकी मोशन में रहेगी। ऑब्वियसली जब कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगा देंगे क्या होगा, बॉडी आपकी रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाना, सरफेस को फ्रिक्शनलेस रखना है यानी स्मूथ सरफेस रखनी है। तब अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो हमेशा हमेशा के लिए रुकी हुई रहेगी, अगर मोशन में है तो हमेशा हमेशा के लिए मोशन में रहेगी। क्लियर? ये तो हमारी एक डेफिनेशन के तौर पर बात हो गई और इसके हर एक कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे। चलिए पहले इतनी बात लिख लेते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्लियर है बात? तो क्या है स्टेटमेंट? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं और सरफेस हमारी फ्रिक्शनलेस है, तब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। क्लियर? तो लिख लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट it will remain at rest, or in motion it will continue in motion unless until जब तक कि जब तक कि an external unbalanced force is applied, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाए। बात समझ में आ गई? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अनलेस अनटिल जब तक कि हम एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना करें। क्लियर? और कंडीशन एक आपको ये भी याद रखनी है, कंडीशन क्या है? सरफेस आपकी कैसी होनी चाहिए? सरफेस शुड बी फ्रिक्शनलेस। सरफेस बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई इरेगुलरिटीज, कोई रफनेस नहीं होनी चाहिए। इसको नोट कीजिएगा और इसके ऊपर आगे बात करते हैं। चलिए इतनी बात हो गई, ये स्टेटमेंट हो गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। मेरी एक बात सुनेंगे आप, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also called law of inertia। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इस बात को समझते हैं अब इनर्शिया क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? क्लियर? बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? अब मेरी बात सुनो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्लियर है बात? बॉडी की उस प्रॉपर्टी को जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। क्लियर? अच्छा, यानी हम कुल मिलाकर ये बात कर सकते हैं, इनर्शिया को अगर डिफाइन करना है, इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए हम एक सिंपल सी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्लियर है बात? पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, इनर्शिया क्या है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी है।
कौन सी प्रॉपर्टी? जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में तो हमेशा हमेशा के लिए मोशन में ही रहना चाहती है। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, इसको हम और दूसरे तरीके से जैसे बुक में लिखा होता है उस डेफिनेशन में इस डेफिनेशन को कन्वर्ट करते हैं। यानी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, ध्यान देना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, यानी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपनी स्टेट चेंज होने का अपोज करती है। क्लियर है बात? यही डेफिनेशन है, यही लिखेंगे हम एग्जाम में। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपनी स्टेट चेंज होने का अपोज करती है, बॉडी की उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। क्लियर? स्टेट चेंज होने का अपोज करना मतलब रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहती, यानी रेस्ट में ही रहना चाहती है। मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आना चाहती, मोशन में रहना चाहती है। यानी क्या कर रही है? स्टेट को चेंज करने का अपोज कर रही है बॉडी हमारी। बात समझ में आ रही? यानी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपनी स्टेट चेंज होने का अपोज करती है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने का अपोज करती है, यानी मोशन में आने का अपोज करती है। स्टेट ऑफ मोशन यानी स्टेट ऑफ मोशन का अपोज करती है, यानी रेस्ट में आने को मना करती है। क्लियर? क्लियर इनर्शिया। अच्छा, इसको लिखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी देंगे, बहुत अच्छे से एक्टिविटी भी कराएंगे आज आपको हम। तो पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज इनर्शिया। क्लियर हो गई आप लोगों को बात? इनर्शिया की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई। इस बात को भी लिख लेते हैं, इनर्शिया क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? बॉडी की प्रॉपर्टी है बेटा। क्या है? इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है ना। कौन सी प्रॉपर्टी? जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी स्टेट चेंज होने का अपोज करती है, अपनी स्टेट को चेंज होने से मना करती है। बॉडी की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। लिखेंगे इट इज द property of a body. It is the property of a body due to which it opposes the change in its state of motion or rest is called। बस इतनी बात समझ में आ गई। क्लियर? ये इनर्शिया की बेस्ट डेफिनेशन हो गई, बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में। अगर एग्जाम में इनर्शिया पूछी जाए तो आपको यही डेफिनेशन लिखकर आनी है। इनर्शिया और प्रैक्टिकली अभी सारे एग्जाम्पल देंगे इनर्शिया के, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। तो क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट अपोज करती है, इट अपोजेज द चेंज इन इट्स स्टेट, अपनी स्टेट में चेंज होने का अपोज करती है। स्टेट मतलब मोशन और रेस्ट, दो ही स्टेट होती है ना। ड्यू टू विच इट अपोजेज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, यानी मोशन से रेस्ट में आने का अपोज करती है और रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करती है, यानी रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहती है। क्लियर है बात? ये है हमारे पास इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। अब इसके हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। आप एक कंटेनर लीजिएगा, या तो ग्लास ले लीजिए या फिर कोई मग ले लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई कंटेनर है और खाली हो या भरा हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दीजिए, एक गत्ता रख दीजिए इसके ऊपर, ठीक है, या कोई पेपर रख दीजिए, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड के बीच में कॉइन रख दीजिए। और क्या करना है आपको? इस गत्ते को, इस कार्डबोर्ड को झटके से खींचना है। झटके से जब आप खींचेंगे तो क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ये कॉइन आपके कार्डबोर्ड के साथ मोशन करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कॉइन इस कंटेनर के अंदर गिर जाता है। ये कॉइन इस कंटेनर के अंदर क्यों गिरता है? क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इस कॉइन ने मोशन में आने का अपोज किया, अपनी स्टेट चेंज होने का अपोज किया। ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में ही रहने की इसने कोशिश की, ये मोशन में आने का अपोज कर रहा है।
मोशन में आने के अपोज करने को क्या कहते हैं, स्टेट चेंज करने के अपोज को क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से कॉइन एज कंटेनर के अंदर गिरा। ठीक है, इस एक्टिविटी को हम करके भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मग है और ये हमारे पास एक पेपर है। इस पेपर को मैंने इस मग के ऊपर रखा और इस मग के ऊपर मैंने ये एक बोतल का कैप रख दिया। ठीक है, और ये एक मार्कर का कैप भी रख देते हैं। चलो, एक मार्कर का कैप भी रख दिया। अब मैं इस पेपर को जब झटके से खींचूंगा तो क्या होना चाहिए, ये दोनों के दोनों कैप मेरे पेपर के साथ आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको झटके से खींचूंगा इन दोनों की दोनों कैप मेरे इस मग के अंदर गिर गए। क्लियर। ये मग के अंदर क्यों गिरे, क्योंकि इन्होंने मोशन में आने का अपोज किया। ये दोनों के दोनों रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहने की कोशिश की, इसीलिए मग में गिर गए, पेपर के साथ नहीं आए। इन्होंने मोशन में आने का अपोज यानी स्टेट चेंज होने का अपोज किया। स्टेट चेंज होने के अपोज को क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये कॉइन दोनों के दोनों कैप इस मग के अंदर गिर गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, कैरम बोर्ड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास ये कैरम बोर्ड है। चलिए कैरम बोर्ड खेलते हैं। ये कैरम बोर्ड है। क्लियर। और इस कैरम बोर्ड के बीच में आप क्या रखते हैं, गोटियां रखते हैं। गोटियों का सपोज कुतुब मीनार खड़ा कर दिया आप लोगों ने, है ना। आपने गोटियों का कुतुब मीनार खड़ा कर दिया और जब हम इन गोटी को किसी स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइकर से स्ट्राइक करने पर क्या होता है, नीचे वाली गोटी निकलकर इधर आधर भाग जाती है और ऊपर वाली गोटी आगे नहीं गिरती। ये जिस पोजीशन पर थी उसी पोजीशन पर रहती है। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं। तो ऊपर वाली गोटी आगे क्यों नहीं भागी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपनी स्टेट चेंज होने का अपोज किया, यानी मोशन में नहीं आई, रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहने की कोशिश की। यानी स्टेट चेंज होने के अपोज को क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये ऊपर वाली गोटी आगे नहीं भागी, ये जिस पोजीशन पर थी उसी पोजीशन पर इन्होंने रहने की कोशिश की। क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सारे एग्जाम्पल क्लियर करेंगे हम। तीसरा एग्जाम्पल, जब आप किसी रुकी हुई बस में चढ़ते हैं और बस अचानक से स्टार्ट होती है तो आप किस डायरेक्शन में गिरते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं, क्योंकि आप मोशन यानी आप स्टेट चेंज होने का अपोज कर रहे हैं। आप रुके हुए थे, बस के अंदर खड़े हुए थे, बस जब स्टार्ट हुई वो आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी, बट आप आगे नहीं जाना, यानी आप मोशन में आने का अपोज कर रहे थे, इसीलिए आपको आगे लेकर गई, बस थोड़ा सा आगे लेकर आप पीछे की तरफ आपने कोशिश की पीछे आने की। ठीक है, किसकी वजह से, आपने स्टेट चेंज करने का अपोज किया। स्टेट चेंज करने के अपोज को क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से आप जब किसी बस में चढ़ते हैं और बस अचानक से स्टार्ट होती है तो पीछे की तरफ गिरते हैं। चौथा एग्जांपल है हमारे पास, जब आप किसी मूविंग कार में होते हैं, मूविंग बस में होते हैं, बस चल रही होती है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक अप्लाई करता है तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं, क्योंकि आप अपनी स्टेट चेंज होने का वहाँ पर अपोज कर रहे हैं। यानी आप मोशन में थे, आप आगे ही जाना चाहते थे, आप रुकना नहीं चाहते थे। ब्रेक अप्लाई करने पर आपकी बस रुकती है तो आप रुकना नहीं चाहते थे, आप मोशन में थे, आप आगे जाना चाहते थे, इसीलिए आप आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। पांचवा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब आप किसी मूविंग बस में होते हैं और बस अचानक से लेफ्ट टर्न लेती है तो आप टुवर्ड्स राइट गिरते हैं। राइट क्यों गिरते हैं, क्योंकि आप सीधा जाना चाह रहे थे, अचानक से आप किस स्टेट में थे, आप स्ट्रेट मोशन करना चाह रहे थे, अचानक से आपने लेफ्ट टर्न लिया तो आप अपनी स्टेट चेंज करने का अपोज करते हैं, इसीलिए आप टुवर्ड्स राइट गिरते हैं। अगर हम लेफ्ट टर्न लेते हैं तो टुवर्ड्स राइट गिरते हैं, क्योंकि आप लेफ्ट नहीं जाना चाहते थे, आप अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहते थे, आप जिस पोजीशन पर थे उसी पोजीशन पर आने की कोशिश करते हैं। 6 एग्जाम्पल है, जब आप कोई राइट टर्न लेते हैं, किसी मूविंग बस में बैठे हुए हैं, आप राइट टर्न ले रहे हैं, तो राइट टर्न लेने पर क्या होता है, आप लेफ्ट डायरेक्शन में गिरते हैं। लेफ्ट में क्यों गिरते हैं, क्योंकि आप मोशन के चेंज होने का अपोज कर रहे हैं, स्टेट चेंज होने का अपोज कर रहे हैं। आप सीधा जाना चाहते थे, आपने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने पर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज होने का अपोज कर रहे हैं आप, इसीलिए टुवर्ड्स लेफ्ट गिरते हैं। क्लियर। यहाँ पर हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ।